हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीम स्टार क्लासेस। आज हम बाल मनोविज्ञान में सेशन 2 करेंगे, जिसमें 2019 में दिसंबर में जो आपका सीटेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेट हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट होंगी अपलोड होंगी वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आप उन्हें जल्द से जल्द देख सकते हैं। एंड प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, तो आते हैं सीटेट 2019 दिसंबर के पेपर पे। जो बाल मनोविज्ञान का सेशन है वो मैं करवा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। पहला जन्म पूर्व अवधि, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा मध्य बाल्यावस्था या चौथा किशोरावस्था। तो मैं बता दूं आपको कि सर्वाधिक संवेदनशील जो अवधि होती है वो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है। ठीक है, कौन सी अवस्था होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ऑप्शन देखते हैं। प्रस्तुति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था या उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो यहाँ लॉरेंस कोलबर्ग की बात की गई है और उसमें नैतिक विकास की बात कही गई है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण? ऑप्शन देखते हैं। जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर समता या जेंडर समरूपता। तो यहाँ पे पक्षपात की बात कही गई है, जेंडर बायस की बात कही गई है। लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये आपकी अपनी मानसिकता होती है, लेकिन ये मानसिकता बहुत ही गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जेंडर पक्षपात। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन देखते हैं। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, मतलब कि आप जब तक डिस्कशन नहीं करोगे जेंडर से रिलेटेड तो रूढ़िवादिता और आपकी जो सोच है जेंडर बायस या जेंडर से रिलेटेड वो बदलेगी नहीं। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शंस देखते हैं। जॉन बी वॉटसन, लेव एगोस्टी, जीन पियाजे या लॉरेंस कोलबर्ग। तो मैं आपको बता दूं पहले ही कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में देखिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय लिखा है, विषय वस्तु। तो जहाँ भी आपका सामाजिक एवं सांस्कृतिक लिखे, बिना आप कुछ सोचे समझे आँख बंद करके लेव ऑगस्टी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब जिज्ञासु के रूप में देखते हैं, उन्होंने चिंतन पर सामाजिक सोशल एंड कल्चरल एक्ट किया। सोशल एंड कल्चरल वर्ड जहाँ भी आपको दिखे सामाजिक या संस्कृत, तो वहाँ लेव ऑगस्टी ही होगा। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। जींग सौ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, ये वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वैगोस्टिक किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाण या ढांचा या आत्म केंद्रित वार्ता। तो आप देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, स्वयं से कहती है। ठीक है, और स्वयं से जो कहते हैं वो 4 to 7 ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, बालक होते हैं। तो वो कौन सी वार्ता होती है? व्यक्तिगत वार्ता होती है, प्राइवेट स्पीच होती है, जो आप खुद से करते हो, अपने आप से बोलते हो।
ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखते हैं। प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग या पाठ या ढांचा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। अगर आप एज अ टीचर हो तो आप अगर बच्चे को अगर कुछ नहीं आ रहा है, वो भूल रहा है, तो आप उसको संकेत देते हो या आवश्यकता पड़ने पर उसका हेल्प करते हो। किसी चीज़ में भी रिलेट कर लो आप पढ़ाई से, तो वो किसका उदाहरण होता है? पाठ या ढांचा का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूड सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। परिकल्पित, निगमनात्मक तक, संध्यात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन या अस्थगित अनुकरण, पदार्थस्थित या प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुक्रमिता। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका? मैंने आपको सेशन 1 में भी बताया था कि इसमें आपको 4 होती है जीन पियाजे की अवस्थाएं, है ना? 4 अवस्थाएं बताई थी मैंने। तो इसमें जीन पियाजे की कौन मूड सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। संरक्षण, कक्षा समावेशन। ठीक है, समावेशन मतलब कि आप कैसे इनहेरेंट करते हो क्लास को, या ये पढ़ाई से, स्टूडेंट से सब कुछ रिलेट कैसे आप कर रहे हो। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ठीक है, तो देखते हैं। स्कीमा, अवलोकन अधिगम या अनुबंधन या प्रबलन। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बात कही गई है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर 1 स्कीमा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? स्कीमा। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों को स्पष्टता तथा भातियों को समझाना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, या रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो आप बताइए, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चे से रिलेट करते तो? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, के बारे में सही है। ऑप्शन देखते हैं। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विषयक है। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो ऑप्शन 1 देखें, तो ऑप्शन 1 तो गलत है आपका। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि मापी जाती है, बुद्धि लब्धि का सूत्र भी है, लेकिन ये भी नहीं सही होगा। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एकाकिक विषय, एक कारक भी नहीं है, विषय भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बहुआयामी से आप रिलेट करो तो मैंने आपको बताया था कि बहुआयामी सिद्धांत आपका किसने दिया था? गार्डनर ने। किसने दिया था? गार्डनर ने। कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 8 प्रकार की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। रूही हमेशा समस्याओं के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? ऑप्शंस देखते हैं। सृजनात्मक विचारक, ठीक है, अभिसारिक विचारक, ठीक है, अन्वय विचारक या आत्म केंद्रित विचारक। तो आप क्वेश्चन पढ़िए तो आपका क्या दिखा रहा है कि सृजनात्मक विचारक वो हमेशा एकाधिक मतलब एक से अधिक समस्याओं को, समाधानों को सोचती है। एक समस्या है तो एक से ज़्यादा सल्यूशन सोच रही है।
तो उसमें क्या समाधान मौलिक क्या रूप से दिखाई दे रहा है? सृजनात्मक विचारक मतलब क्रिएटिव थिंकिंग दिखाई दे रही है, अलग अलग तरीके से खोज। जो डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब एक ही रूप में खोजना, और क्रिएटिव सृजनात्मक विचारक मतलब कि कई कई अंदेशों से उसको ढूंढना कि क्या है समस्या, उसके कितने समाधान हो सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों की एक द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब कि आप समूह है, उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, गलत। इस स्थिति को जैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, ये भी गलत होगा। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए, ये भी गलत होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। मतलब कि टीचर को ये सोचना चाहिए कि बच्चे पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर विचार करें कि क्या कुछ हम ऐसे कैसे उनका इंटरेस्ट लाएं कि वो पार्टिसिपेट करें ग्रुपिंग में। तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शंस देखते हैं, तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। तो आप देखिए, तो अगर आप देख रहे हैं समावेशी कक्षा किसे कहते हैं? जिसमें विकलांग बच्चे एवं सामान्य जो बच्चे होते हैं वो दोनों साथ मिलकर शिक्षण ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समावेशी कक्षा। तो उसमें जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को कैसे ग्रहण करेंगे, उनकी योजनाएं मतलब कि आप प्री प्लान क्या करते हो विशिष्ट बालकों के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए आप प्री प्लान क्या करते हो एज अ टीचर? तो तैयार नहीं करना चाहिए, नहीं। योजनाओं को तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए उत्साहित होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। आप उनको पढ़ाने के लिए, आप उनको समझाने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ या योजनाएं बनाएंगे जिनसे वो हेल्पफुल होकर वो जल्दी सीखें, सामान्य बच्चों की तरह सीखें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया। तो ऑप्शंस देखते हैं। न्यून अवधान विकार, सेकेंड अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो डिसलेक्सिया किसका आप विकार कह सकते हो? पठन का विकार। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? किसकी बात कही गई है? समावेशी शिक्षा। और कौन से वर्ष की उल्लेख किया गया? 2009। तो ऑप्शंस देखते हैं। व्यवहारवादिता सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, या मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? विशिष्ट बालकों एवं सामान्य बालकों को साथ में बैठाकर शिक्षा प्रदान करना या देना। तो कौन सा हो जाएगा? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, राइट बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव हो जाएगा। कि आप कह सकते हो कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस पे बेस्ड था? अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस। यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो संरचनावादी किस पे आधारित है? प्राथमिक रूप से अधिगम में अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर।
अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, तो आप अगर आपके अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सिद्धांत अपने अपने रिलेट करके कोई सिद्धांत बनाता है, तो कभी भी मैंने आपको बताया था कि बच्चे से रिलेटेड नकारात्मक उत्तर हम नहीं देते, बच्चे से रिलेट हम नकारात्मक उत्तर नहीं देते। तो बच्चों को इन सिद्धांतों की अनदेखा करना चाहिए, गलत। ठीक है, बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांतों से बदल देना चाहिए, मतलब उसी को रिलेट कर बच्चों के सिद्धांत पे आप एक नया सिद्धांत शिक्षक बना दे, तो वो भी गलत है। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, मतलब कि जो बच्चा सोच रहा है, जो भी सिद्धांत मनगढ़ंत बना रहा है, तो उसी को रिलेट करके आप एक जो असली में सिद्धांत है या उसी के द्वारा उदाहरणों को प्रस्तुत करके उनके जो गलत या जो भी सिद्धांत है उनको चुनौती देनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। ऑप्शन देखते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवंत याद कराना, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। छात्र केंद्रित अगर शिक्षा शास्त्र की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, किसको सुप्रीम अथॉरिटी देनी चाहिए। अगर हम कहें कि प्राइवेसी किसको देनी चाहिए, बच्चों के अनुभवों को, क्योंकि जो भी अनुभव करेंगे उसी से बच्चा वो सीखता है और उसी को याद रखता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। ऑप्शन देखते हैं। पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित या संबंधित नहीं। तो आप बताइए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है। सन्निहित है, इंटर वुमेन है। क्या है, इंटर वुमेन, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, संरचनावादी सिद्धांत के आधार पर हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देखते हैं। अधिगम पूर्णतम स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवंत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप खुद ही देख लो। अधिगम पूर्ण रूपतान एवं स्मरण की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। अधिगम यंत्रवंत याद करने की प्रक्रिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अधिगम आवृत्त संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, ये भी गलत है। हमें बताना संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार बताना है, तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, मतलब कि आप एक एग्जैक्टली उनको वो आप देते हो कि ये एग्जाम्पल है और एक आप घुमा फिरा के कुछ और बताते हो फिर उससे रिलेट करते हो, तो इसका क्या परिणाम होता है। ऑप्शन देखते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रमित उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आपको मैंने अभी बताया कि आप अगर प्रोत्साहित करता है कि आप दूसरे तरीके से भी सोच सको, तो अगर गैर उदाहरण देता है आपको शिक्षक कि आप दूसरे
कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि आप एक तो एग्जैक्ट आपको एग्जाम्पल मिला है कि इस चीज़ का ये एग्जाम्पल होगा, और एक आपको घुमा फिरा के सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो आप उसको क्या कह रहे हो कि आप एक बार सोचोगे कि इसका और क्या हो सकता है, तो इसलिए परिवर्तनों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कि आप दूसरे तरीके से भी सोचो, आप सीधे मलाई ना ले लो। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन देखते हैं। भारी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, तो गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार अगर आप उनको अवार्ड या पनिशमेंट दोगे तो उससे क्या होगा? भारी अभिप्रेरणा कम होती है? नहीं, ऑप्शन गलत है। आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है? ये भी नहीं होगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगी? ये भी नहीं होगा। प्रभाव ये भी नहीं पड़ता। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती जाएगी। मतलब पता ही है कि एक को अवार्ड मिलेगा और पनिशमेंट मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा? बच्चों की जो स्वाभाविक रुचि है, अगर आप डेली उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दे रहे हो, तो पता है एक बच्चे को रिवॉर्ड मिलना है, एक को पनिशमेंट मिलनी है जिनको नहीं आएगा। तो उससे जो स्वाभाविक आपकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, जो आपको सीखने की इच्छा होती है, वो कम होती जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? ऑप्शंस देखते हैं। शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन कौन सी चीज़ें देती हैं? शारीरिक दंड देता है आपका? नहीं देता है। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये देता है आपको अधिगम कि आप कैसे सीख रहे हो, जल्दी से जल्दी सीखो सहयोगात्मक से। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, सही और सटीक आपको मूल्यांकन हो रहा है, आप बढ़ रहे हो, तो आपको ये भी हेल्पफुल करता है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, अगर आपकी डेली बेसिस पे आपका तुलना किया जा रहा है तो आपकी सार्थक अधिगम नहीं होता, आप करेक्टली नहीं सीख पाते हो। तो ये ऑप्शन गलत है। तो कौन कौन से सही है इसमें? सेकंड और थर्ड। तो किसमें आपका चॉइस दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में आपके दोनों ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड, आपका जो पॉइंट्स है वो सही हैं। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? एक व्याख्यान देकर, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था कर, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराकर। तो आपकी कठिन डिफ़िकल्टीज़ हैं, जटिल अवधारणाएं हैं, तो उसको किस प्रकार सही किया जा सकता है? अन्वेषण है परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, मतलब कि आपको उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसको टॉपिक से आप पूरा रिलेट करो कि आपके जटिल चीज़ें हैं क्या, अवधारणा आपको क्यों नहीं हो पा रही है, आप क्यों नहीं ध्यान लगा पा रहे हो। तो उसमें क्या होगा, आपको डिस्कशन होगा, आप अलग से बैठ के बात करोगे, तो आपको उसके अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप उसको समझोगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शंस देखते हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़िए, सारे आधे से बेस्ड तो ज़्यादा मनोविज्ञान और साइकोलॉजी रीजनिंग पे बेस्ड हैं, तो आपको खुद भी उत्तर आएंगे इसमें से। तो अगर अध्यापिका एक समस्या समाधान करता है बनाने के लिए कि आप समस्या को समाधान कैसे कर पाओगे, तो इसमें कौन सा आपका उत्तर सही हो जाएगा? छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर? नहीं,
आपकी कोई समस्या, आपने उसका समाधान करता आप खुद हो या आप सॉल्व हो जा रहा है आपका बातचीत जैसे भी करके, तो छोटे कार्य के लिए प्रोत्साहित करके नहीं, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर नहीं होगा, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करके, ये भी गलत है। तो कौन सा हो जाएगा, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करते तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, उसी पे आप आधारित जो विचार मंथन है आप उसी से रिलेट कर रहे हो, आप सोच रहे हो, तो उसी पे आधारित आप मंथन कर रहे हो, तो यही आपका समाधान निर्धारित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ऑप्शन देखते हैं। शैशवावस्था एक प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या किशोरावस्था एवं वार्षिकता। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। सबसे ज़्यादा तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि आपकी होती है शैशवावस्था में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए पहले यहाँ नहीं मैंने पहले ही टिक करा हुआ है, तो कौन सा सिद्धांत नहीं है विकास का। ऑप्शन देखते हैं। विकास जीवन प्रत्यय होता है, ठीक है, विकास परिवर्ती होता है, विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे संबंधित नहीं करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो विकास जो है वो जीवन प्रत्यय होता है, आप जीवन भर आपका विकास होता है, परिवर्ती भी होता है, और पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो कौन सा नहीं है, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं, इससे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो कौन सा यहाँ नहीं है आपका, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यहाँ नहीं है आपका पहले से, तो ये वाला आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर यहाँ नहीं होता तो ये आपका होता विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। ऑप्शंस देखते हैं। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति कोड, जन्मजात विशेषताएं, ठीक है, उसके बाद देखिए पर्यावरणीय प्रभाव या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो प्राथमिक कारण क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, आपका आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। आप आनुवांशिक, आप हेरिडिटरी में क्या लाए हो और आप इन्वायरमेंट से क्या सीख रहे हो, तो इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या होती है, आपकी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। कोई बच्चा अच्छे इन्वायरमेंट में रहता है तो वो अच्छा चीज़ें सीखता है, जो कोई बच्चा जिसको अच्छे इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो कुछ और बनता है, वो अच्छी आदतें नहीं सीखता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ठीक है, तो देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है इसी से रिलेट। ऑप्शन देखते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, या मीडिया एवं पास पड़ोस। तो द्वितीयक है यहाँ पे, सेकेंडरी हमने माना है। ठीक है, तो परिवार एवं पास पड़ोस प्राइमरी में आते हैं, परिवार एवं मीडिया भी प्राइमरी में आता है, विद्यालय एंड मीडिया सेकेंडरी में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है, विद्यालय एवं मीडिया। इसी से रिलेट आपको कभी प्राइमरी आ जाता है, प्राथमिक समाजीकरण, कभी द्वितीयक समाजीकरण नहीं है, ये आ जाएगा। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर देखें इसको। ठीक है, तो आज साथियों इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी ही लाऊंगी, एंड प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड मैं इस बार आपको सीटेट के बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखें। थैंक यू।